कोरोना को हराना है तो टीका जरूर लगवाना है। एलर्जी वाले मरीज लगवा सकते हैं कोरोना की वैक्सीन। एलर्जी की गंभीर समस्या वाले पेशेंट्स डॉक्टर्स की सलाह के बाद लगवाएं टीका। मामूली एलर्जी वाले मरीज वैक्सीन लेने में ना करें संकोच। गंभीर एलर्जी हो तो भी मरीज दवा लेते रहें और टीका जरूर लगवाएं। वैक्सीन लगवाने के बाद भी एलर्जी वाले मरीज नियमित रूप से दवा लेते रहें। वैक्सीनेशन के कारण होने वाली एलर्जी के प्रबंधन के लिए सेंटर्स पर ही व्यवस्था। वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग की आशंका ना के बराबर। कोविड से ठीक होने के 3 महीने बाद लगवा सकते हैं वैक्सीन। वैक्सीन को हाँ या ना। तो सवाल बेहद सिंपल है, वैक्सीन को हाँ या ना। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, तमाम तरह की बातें लोगों के बीच में है वैक्सीन को लेकर। कई जगहों पर स्वास्थ्य कर्मियों को पापड़ बेलने पड़ गए लोगों को समझाने में कि वैक्सीन लगवाई है। लेकिन अगर हम बात करें आज के इस बुलेटिन की कड़ी में कि वो लोग जो किसी एलर्जी से जूझ रहे हैं या किसी अवस्था में है, गर्भावस्था हो सकती है या फिर मान लीजिए कि सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, तो इस तरह के लोग क्या करें, वो वैक्सीन लें या नहीं, इस पर डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इन्हीं तमाम जानकारियों को लेकर हम आपके सामने आए हैं। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर रोहित बत्रा कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं सर गंगाराम अस्पताल के, और डॉक्टर श्याम माथुर एचओडी हैं मेडिसिन एसएन मेडिकल कॉलेज के। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। शुरुआत बेहद सिंपल क्वेश्चन से करना चाहता हूं। डॉक्टर श्याम माथुर, तमाम तरह की एलर्जीज होती हैं, कुछ सिंपल भी होती हैं, कुछ गंभीर भी होती हैं। तो ये जो एलर्जी वाले मरीज हैं वैक्सीन लेने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरे? उन्हें हो सकता है कुछ बातों को लेकर झिझक हो। जिनको गंभीर एलर्जी है और जो दवाइयां हैं वो दवाएं लेते हुए गंभीर एलर्जी में ऐसा कोई अभी हमारे सामने ऐसा नहीं आया कि एलर्जी होते हुए भी कोई रिएक्शन ऐसा हुआ हो। तो जिनको माइल्ड एलर्जी है वो तो वैक्सीन आराम से ले सकते हैं, और जिनको गंभीर एलर्जी है, जिनको ज्यादा है, वो जो दवाइयां एलर्जी की ले रहे हैं वो दवाइयां लेते हुए वैक्सीन को ले सकते हैं। तो वैक्सीन के बारे में इतना डरने की जरूरत नहीं है कि हमारे को गंभीर लक्षण आ जाएंगे। तो जिनको एलर्जी हुई वैक्सीन ले सकते हैं, अनलेस कोई पास में कोई सीरियस इवेंट हुआ हो, अदरवाइज यस ले सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, अगर सीरियस इवेंट जो आप कह रहे हैं कि अगर पास्ट में कोई मेडिकल हिस्ट्री गंभीर हो तो किस तरह की, या फिर उसमें डॉक्टर से सुझाव ले लिया जाए? तो मैं आपको फॉर एग्जांपल दूंगा, किसी को अंडे से एग से एलर्जी है और वो क्लियर हिस्ट्री देता है, सर जब भी मैं अंडा खाता हूँ मेरे को सीवियर सांस में तकलीफ हो जाती है, इवन मेरे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट को हम सावधानी पूर्वक वैक्सीन लगा के अंडर ऑब्जर्वेशन 1 घंटा रख लें। दवाई पहले से एंटी एलर्जी को हम दे सकते हैं। यूजुअली हम 1 घंटा तक वैसे भी ऑब्जर्वेशन में रखते ही हैं, तो ऐसे मरीजों को और हम ध्यान से ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। तो कहने का मतलब है अनलेस कोई सीवियर एलर्जी हो, अदरवाइज माइल्ड एलर्जी में एंटी एलर्जी दे के वैक्सीनेशन लगवाया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसके ऊपर निगरानी रखी जानी चाहिए कि कोई एलर्जी के सीवियर लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, ताकि उसका जल्दी से निदान किया जा सके। ठीक है। और जब एलर्जी की बात चल रही है तो कुछ स्किन एलर्जीज भी होती हैं, इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स भी होती हैं। डॉक्टर रोहित बत्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि
क्या स्किन कंडीशन पर वैक्सीनेशन टीका होना चाहिए या बिना किसी स्किन कंडीशंस के साथ भी वैक्सीन ली जा सकती है? धन्यवाद। देखिए, मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब थोड़ा और माथुर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, उसमें ऐड करना चाहूंगा कि एनाफाइलैक्सिस, जब हम कहते हैं कि एलर्जी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है या कम है, तो एनाफाइलैक्सिस एक मात्र चीज है जिसके अंदर वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एनाफाइलैक्सिस यानी कभी आपने कोई दवाई लगाई थी, कोई आपने इंजेक्शन लगवाया था या खाया था जिससे कि सांस लेने में तकलीफ हो गई थी, आंखें सूज गई थी, आपके होठ सूज गए थे और एकदम आपका जो शरीर है वो नम पड़ गया था, इसको हम मेडिकल भाषा के अंदर एनाफाइलैक्सिस शॉक कहते हैं। यदि आपकी एनाफाइलैक्सिस इतनी बड़ी भयंकर, अगर आपकी एलर्जी की कोई पुरानी हिस्ट्री रही है तो आप वैक्सीन से दूर भाग रहे हैं, तो समझ आता है। बट छोटी मोटी एलर्जी, कभी आपको धूप में जाने से एलर्जी है, कुछ खाने से एलर्जी है, कुछ सूंघने से एलर्जी है, खुजली होती है, तो ऐसे में बिल्कुल घबराइए मत। वैक्सीन ही एक मात्र जरिया है जिससे कि थोड़ा सा स्पेसिफिक में चाहता हूं, आपने जो बताया एलर्जी का गंभीर फॉर्म, मैं वो टर्म एग्जैक्टली पकड़ नहीं पाया हूं, टेक्निकल टर्म है, लेकिन उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, पर वो भी वैक्सीन तो ले सकते हैं ना, या उन्हें वैक्सीन नहीं लेनी है? ले तो शायद सकते हैं वो। we say contraindication कि नहीं, एनाफाइलैक्सिस शॉक किसी को अगर हो चुका है तो वो वैक्सीन नहीं ले सकता। एलर्जी, खुजली है, कहीं छींकें आती हैं, किसी को सांस लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ है, जिसको हम अर्टिकेरिया कहते हैं, हिंदी में छपाकी कहते हैं, ठीक है, या छींके आना कहते हैं, अगर किसी को नाक की एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी होती है, किसी को श्वास की अस्थमा एलर्जी है, ये सारी चीजें ले सकते हैं। जहां तक सवाल है स्किन का, स्किन की कोई भी बीमारी हो, आप उसमें वैक्सीनेशन ले सकते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि अगर आपकी कोई ऐसी दवाएं चल रही हैं तो वैक्सीन लगवाने के एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद तक वो दवाइयां आपका डॉक्टर आपकी बंद करेगा। कई लोग जैसे सोरायसिस से प्रभावित होते हैं, विटिलाइगो से प्रभावित होते हैं, या कोई ऐसी बीमारियों के चलते जिनके अंदर रूमेटोलॉजिस्ट जो दवाइयां देते हैं, गठिया बाव जिसको कहते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं, इन चीजों के अंदर जब आपको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जिसके अंदर सबसे कॉमन है स्टेरॉइड, या जिसको हम मीथोट्रेक्सेट कहते हैं जो सोराइसिस के लोग लेते हैं, या गठिया के लोग जो लेते हैं, या अगर कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जिनमें माइकोफेनोलेट मोफेटिल आती है, साइक्लोस्पोरिन आती है, या एजाथायोप्रिन आती है, ये मैं जेनरिक नेम इसीलिए ले रहा हूं ताकि जो श्रोता आज हमें देख रहे हैं, अगर उनकी ऐसी कोई भी दवाई चलती है तो अपने डॉक्टर से पूछें। वो हो सकता है वैक्सीन लगवाने के एक हफ्ते बाद तक आपके लिए बंद करे वो दवाई, या कई बारी वैक्सीन लगवाने से एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद तक बंद करे। उसका रीजन है क्योंकि जब आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है कि आपकी बॉडी तैयार की जा रही है इन्फेक्शन रोग से लड़ने के लिए। यदि आप कोई भी इम्यूनोसप्रेसेंट दवा ले रहे हैं, जैसे स्टेरॉइड हुआ या मीथोट्रेक्सेट हुआ, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, तो बॉडी वो वैक्सीन के जो आपको लगी है उससे जो आपको एक सुरक्षा कवच देने वाली है वो पूरा नहीं बन पाएगा। नुकसान कोई नहीं है, वैक्सीन अगर आपने दवाई खाते हुए भी लगवा ली, बट आपको जो उससे फायदा मिलना है वो कम रहेगा। इसलिए डॉक्टर्स सोराइसिस में, विटिलाइगो में, गठिया के अंदर, ऐसे में जब इम्यूनोसप्रेसेंट चलते हैं तो उसकी थोड़ी डोज कम कर देते हैं या हफ्ते के लिए बंद कर देते हैं। ठीक है डॉक्टर बत्रा, मैं आगे आपके पास आता हूं। देखिए अभी तक जितने भी टीवी चैनल्स पर ये बातचीत हुई है कि इन्हें वैक्सीन लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, वो एक पर्टिकुलर दिशा मुझे कई बार लगा कि उस तरफ बातचीत नहीं हो पाई। और इस सवाल के लिए डॉक्टर श्याम माथुर मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर श्याम माथुर, देखिए हमने देखा है कई लोगों को इंजेक्शन से इनबॉर्न डर है, वो इंजेक्शन लगवाते वक्त थर थर कांपते हैं। मैं बात कर रहा हूं साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक कंडीशंस की, मैं बात कर रहा हूं फोबिया की। अब हो सकता है कि वो इतना जेन्युइन हो कि वो बुरी तरह से अंदर से हिल जाए और परेशान रहने लगे, तो ऐसे लोग क्या करें? वो वैक्सीन लगवाएं, वो लगवा तो सकते हैं, फिजिकली तो वो ठीक है, लेकिन उनको एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा।
को अपन को काउंसिल करना पड़ेगा, उनको अपन को समझाना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन ही है अपने पास में एक तरह से कोरोना का इलाज है। केवल सुई के डर से ये वो फोबिया रखने से या एंग्जाइटी रखने से काम नहीं चलेगा। तो मेरे हिसाब से उनका अगर ढंग से अपन काउंसलिंग करेंगे तो इस बात को समझ जाएंगे कि ये जो मेरा फोबिया है ये मेरा बेकार है और मुझे वैक्सीन लेना ही लेना है। अगर मुझको कोरोना से बचना है, मुझको और लोगों को भी कोरोना से बचाना है, तो जो वैक्सीन लेना है, वैक्सीन के दोनों फायदे हैं, खुद भी इन्फेक्ट नहीं होंगे और खुद इन्फेक्ट नहीं होंगे तो दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करें, जो अपना मकसद है। तो कहने का मतलब है फोबिया को अपन को काउंसिल, लेकिन सर जो काउंसलिंग होती हैं वो अर्बन फ्रेंडली तो होती हैं, रूरल फ्रेंडली उस काउंसलिंग को कैसे बनाया जाए? क्योंकि कई जो रूरल साइड या रूरल सेक्टर के लोग हैं वो तो इस बात को एंडोर्स ही नहीं करते कि हमें कोई फोबिया है या हम किसी साइकोलॉजिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं। उनके लिए इन चीजों का अस्तित्व नहीं है। उनके लिए तो सिर्फ यह है कि हाँ अगर वैक्सीन लगी तो हम मर जाएंगे, फिर क्या? ना उसी रूरल भाषा में ही अपन को काउंसिल करना पड़ेगा। तो वैक्सीन लगाने से मरता नहीं आदमी, कोई एग्जांपल देंगे उनको अपन, तो फलां के लगा कुछ नहीं हुआ, मेरे खुद के लगा कुछ नहीं हुआ, तो अपन उसको रूरल भाषा में ही, उनकी भाषा में ही, उनके लोगों द्वारा ही, उनके सरपंच द्वारा ही, उन गांव के लोगों के जो टीचर्स हैं जो जिनकी बात वो मानते हैं, उनके द्वारा ढंग से काउंसिल करा के ऐसा हम कर सकते हैं कि भाई कोरोना से मरता नहीं आदमी, बच ही जाते हैं। कोरोना लगाओगे तो एटलीस्ट आपको सीवियर डिजीज नहीं होगी, आप मरोगे नहीं, कोरोना हो जाएगा तो भी। तो ये बात अगर गांव का आदमी या सरपंच या टीचर अगर ढंग से काउंसिल कर देगा तो मेरे हिसाब से गांव वाले भी समझ जाएंगे शहर वालों से ज्यादा। ठीक है, वापस एलर्जी की ओर अगर लौटूं मैं डॉक्टर माथुर, तो वैक्सीन के बाद ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई एलर्जी डेवलप कर लूंगा? हालांकि मैं वैक्सीन ले चुका हूं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं मैं वैक्सीन ले चुका हूं। आपको जैसे ही वैक्सीन का मौका मिलता है लीजिए, किन हालात में लेना है, कैसे लेना है, उस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं। वैक्सीन के बाद डॉक्टर माथुर मैं कोई एलर्जी तो डेवलप नहीं कर लूंगा, यह भी लोगों को एक डर है। में कोई एलर्जी नहीं है, ये लोगों में काफी भ्रांतियां हैं, वैक्सीन लगाने से ये हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही कम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि जो सीवियर एनाफाइलेक्सिस का अगर पास हिस्ट्री ऐसी है कि सब मैंने फलाना दवाई ली, मेरे को एनाफाइलेक्सिस हो गया, मेरा बीपी कम हो गया, शॉक हो गया, मैं अनकॉन्शियस हो गया, तो अनलेस कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रा इंडिकेशन या मनाही नहीं है, जहां तक हो सके वैक्सीन लगवाना ही पड़ेगा, वैक्सीन लगवाना ही चाहिए। वही अपना भविष्य में अपना उपचार है, खुद भी कोरोना से बचाओ और लोगों को भी कोरोना से, तो कोई एलर्जी का कोई संभावना नहीं है। ठीक है डॉक्टर बत्रा, एक समय हुआ करता था अगर हम अपने पेरेंट्स के हाथ पर या जब उन्होंने वैक्सीन्स लिए अपने समय में, उस समय का देखें तो एक निशान छोड़ जाता है उनके शरीर पर। वो उस समय की वैक्सीन का एक मैं कहूं अगर धब्बा टाइप का, तो मेरी शब्दों के लिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं, लेकिन वो टीके का नजर आता है। मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि जैसे किसी को इंजेक्शन लगा और उसने वहां पर खुजाल लिया तो उसको स्किन कंडीशन तो होगी, लेकिन क्या वैक्सीन से किसी तरह की स्किन कंडीशन होगी कोरोना वैक्सीन से? देखिए, जिसको आप धब्बा कह रहे हैं वो धब्बा मेरे भी है, ठीक है। तो वो 1979-80 तक जब बीसीजी की वैक्सीन लगती थी तब वो होता था। उसके बाद जो 80s के बाद जिनको लगी है उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो धब्बे भी नहीं रहते हैं अब, ठीक है। 82-83 के बाद जिनको लगी है। जहां तक सवाल है रिएक्शन का या एलर्जी का, देखिए क्रोसिन या जो पैरासिटामोल है या कोई छोटी मोटी दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक है, किसी भी दवाई से बहुत रेयर एक साइड इफेक्ट हो सकता है, रैश हो सकता है, खुजली हो सकती है, बुखार आ सकता है, किसी भी दवाई से। आप वैक्सीन को भूल जाएं एक मिनट। अगर हम ये लेकर चलें कि एक महंगी से महंगी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी दवाई से रिएक्शन आ सकता है, तो वैक्सीन में अगर 10,000 बंदे में से एक को किसी को खुजली हो गई, किसी को थोड़ा दर्द हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो वो ये नहीं बताता कि वैक्सीन से ही सारी प्रॉब्लम फैल रही है। डिपेंड करता है कि कितने लोगों में हो रहा है। 10,000 में से अगर एक को 10,000 में से एक के हिसाब से भी क्या वर्स्ट केस सिनेरियो डरावना है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, अगर किसी को कहीं आप इंजेक्शन की बात कर रहे थे कि डर लगता है, लोगों को फोबिया है, हर माँ बाप
बच्चे को वैक्सीनेशन कराता है, कितने इंजेक्शन बचपन में लगते हैं, बच्चा रोता है तो क्या माँ बाप लेकर नहीं जाते उसको? क्या माँ बाप का ये फर्ज नहीं है कि अपने बच्चे को वो करवाएं इम्यूनाइजेशन, उसका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूरा कराना है? सारा वर्ल्ड WHO भी कहता है, भारत सरकार भी कहती है। उसी तरह अब जो ये नई महामारी आई है, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन करवाना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, जो मिले वो करवाना है। कई लोगों को मैंने ये भी सुना है कि जी एक लगवा लीजिए, दूसरी से अच्छा है, दूसरी से ज्यादा प्रॉब्लम करती है, कम करती है। कोई प्रॉब्लम नहीं करती है। मैंने वैक्सीनेशन कराया, मेरे घर के अंदर सबने वैक्सीनेशन कराया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अगर आप वैक्सीनेशन करा रहे हैं, एक आधे दिन का छोटा मोटा बुखार आ सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी इम्यूनिटी बना रही है। अगर आप वैक्सीन करा रहे हैं उस जगह के ऊपर जहां इंजेक्शन लगा है, फिर चाहे आपको कोई भी इंजेक्शन लगे, थोड़ा सा 2-3 घंटे का दर्द रह सकता है, दैट इज नॉर्मल। अगर इंजेक्शन ढंग से ना लगाया जाए तो उस जगह पे थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ सकती है, वो भी एक आधे दिन में चली जाएगी। ये रेयर चीजें हैं, ये वैक्सीन के थ्रू नहीं हो रही हैं, बट ये किसी भी बीमारी में किसी भी दवाई या इंजेक्शन से हो सकती है, तो इसलिए इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक सिनेरियो और मेरे दिमाग में आया। डॉक्टर माथुर, आपके पास मैं आ रहा हूं। देखिए, मेरे लिए शॉकिंग था जिस दिन मैं वैक्सीन लेने गया। जिस स्वास्थ्यकर्मी ने, जिस स्टाफर ने मुझे वैक्सीन लगाई, उन्होंने वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद कहा कोई टेंशन नहीं है, जो मन आए खाना, किसी तरह की पाबंदियां नहीं है। पर इसका यह मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि जिन चीजों से एलर्जी है मैं वो खाने लगूं और फिर वैक्सीन को दोष दूं। वो बिल्कुल सही है। अगर आपको एलर्जी है और पहले से आपको पता है कि मेरे को इस चीज से एलर्जी हो, तो आपको काम में लेना ही नहीं है। अदरवाइज आपका रूटीन, आपने वैक्सीन लगाया, आपको आधा 1 घंटे वहां ऑब्जर्वेशन में रखा, तो कोई तकलीफ नहीं, आप घर जाइए और जो रूटीन में आपका खाना पीना वो कीजिएगा। आपको अगर पता है कि आपको किस चीज से एलर्जी है, चाहे वो एग है, वॉट एवर इट इज, वो तो वैसे भी नहीं लेना। ऐसा थोड़ी है कि वैक्सीन लगाने से आपको वो एलर्जी मिट जाएगा। वैक्सीन लगाने से तो अपन को कोरोना से बचाव हो जाएगा। तो वो सिंपल जो रूटीन करते हैं, आप रूटीन खाना खाते हैं, वो आप खा सकते हैं। किस हद तक रिलैक्स महसूस करें वैक्सीन लेने के बाद? वैक्सीन लेने के बाद में आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं, उसमें कोई स्पेशल जिस चीज से एलर्जी ऑलरेडी है आपको, वो नहीं देना है आपको, सिंपल। अच्छा, दूसरा, जिनको हार्ट कंडीशन है, मैं अब एलर्जी से इतर बात कर रहा हूं, मान लीजिए जिनको हार्ट कंडीशन है, या कोई लेडी जो प्रेग्नेंट है लेकिन उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, ये तमाम तरह की कंडीशंस अगर हम देखें तो कंडीशंस तो बहुतेरी हो सकती हैं, उनके लिए क्या? वैक्सीन तभी शुरू होता है जब उसकी 3 फेज ट्रायल कंप्लीट हो जाता है। अभी प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट फीडिंग वालों को ये ट्रायल नहीं हुआ है, इसलिए हम प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में 18 साल से कम वाले बच्चों में ये वैक्सीन नहीं लगाते हैं। अभी हमारे जो 3 फेज ट्रायल हुए हैं सारे वैक्सीन में, चाहे वो USA हो, चाहे वो UK हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, जो भी वैक्सीन लग रहे हैं, हमने धीरे धीरे शुरू किए। पहले हमने हेल्थ केयर वर्कर्स के लगाए, उसके बाद में हमने 60 प्लस किए, प्लस कोमॉर्बिड्स किए, उसके बाद हमने 45 प्लस किए, उसके बाद में हमने 18 से ऊपर किए। ये सब फेज 3 ट्रायल होके गुजर चुके हैं। सर, मैं एक चीज कहूं, मुझे जो चीज सबसे ज्यादा ऑस्ट्रक कर रही है इस थ्रू आउट वैक्सीनेशन प्रोसेस, वो ये बात कर रही है कि अभी तक किसी भी बातचीत में ऐसी कोई कंडीशन एक्चुअली सामने आई ही नहीं जिसमें हम ये बोल दें कि वो वैक्सीन नहीं ले सकता। हर कंडीशन में हमने ये कहा है कि उसके लिए तरीका डिफरेंट होगा, लेकिन वैक्सीन तो हो सकती है, वैक्सीनेशन तो हो सकता है। अभी एज पर प्रोटोकॉल अपन प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट फीडिंग वालों को और छोटे बच्चों को वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनका क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है तो उसके रिजल्ट फेज 3 के ट्रायल नहीं आए, तो इसलिए इन लोगों के अपन वैक्सीनेशन, जो सवाल है आपका, इसलिए इन लोगों का वैक्सीनेशन, हालांकि एम्स में ये बच्चों के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। एम्स पटना में, एम्स में बिहार वगैरह में बच्चों में क्लिनिकल ट्रायल फर्स्ट सेकंड फेज हो चुकी है, लेकिन जब तक फेज 3 ट्रायल कंप्लीट हो गए, वो DC ड्रग कंट्रोलर को नहीं जाता है, वो टेम्परेरी अलाउ नहीं करता है, तब तक वैक्सीन नहीं लगा सकते। तो आपका जो क्वेश्चन है, किनको नहीं लगा सकते, सबको लगा सकते हैं, एक्सेप्ट जिनको सीवियर एलर्जी हो, प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग मदर्स और छोटे बच्चे, क्योंकि इनमें क्लिनिकल ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ। ठीक है। अब देखिए, वैक्सीन नहीं लगवाने के या जो लोग नहीं लगवा रहे हैं उनके तमाम तरह के वीडियोस जो कि वायरल हो रहे हैं,
कई सारी बचकानी बातें उसमें सामने आई। जैसे कुछ ने कहा कि वैक्सीन लगवाने से हम मर जाएंगे, कुछ ने कहा वैक्सीन लगवाने से हम बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे, पुरुष नामर्द हो जाएंगे, या जो महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि इसके बाद हम बच्चे पैदा करने की स्थिति में नहीं होंगे। अब ये इतनी बचकानी बातें जब मार्केट में फैली हुई हैं तो एक बचकाना सवाल मैं भी पूछ सकता हूं। डॉक्टर बत्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल हो सकता है बहुत बचकाना हो, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं कि मान लीजिए मैं वैक्सीन ली तो अब मैं सैनिटाइजर यूज ना करूं। देखिए, ये तो आपको मानना होगा कि वैक्सीनेशन से, आप खुद कह रहे हैं, ये सारी बचकानी जो हरकतें हैं ये सिर्फ आजकल सबको एक सोशल मीडिया के माध्यम से मीडियम मिल जाता है अपनी बात रखने का लोगों से, और हम ये जानते हैं कि इसके अंदर कितनी फेक न्यूज आती है, और फेक न्यूज इतनी बम्बार्ड की जाती है कि लोगों के मन के अंदर भ्रम पैदा कर दिया जाता है कि ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। मैं इनको सीधी तौर पे खारिज करता हूं। जहां तक आपका जो सवाल है, जिसको आप खुद मान रहे हैं कि बचकाना है, देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति जिसको कोरोना है उससे हाथ मिलाते हैं तो आप जानते हैं कि आपको कोरोना हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। इसीलिए आप सैनिटाइजर यूज करते हैं कि भाई मैंने उसको टच किया तो मैं अपने हाथ साफ कर लूं। आपने वैक्सीन लगवा ली, मैं मान लेता हूं वैक्सीन 100% इफेक्टिव है, जो कि नहीं है। बढ़िया से बढ़िया वैक्सीन 92 to 93% इफेक्टिव है। अगर आप सैनिटाइजर यूज करना भी छोड़ दें, आपने किसी से हाथ मिलाया जो कोरोना का मरीज था और फिर दूसरे किसी से हाथ मिला लिया जो मरीज नहीं है, तो आपने बीच में ब्रिज का काम कर दिया। ठीक है, तो आपको खुद तो नहीं होगा, आपने वैक्सीनेशन लगवाई हुई है, ठीक, और अगर हुआ तब भी माइल्ड इन्फेक्शन होगा, बट आप कैरियर का काम कर रहे हैं। तो इसलिए अगर वैक्सीनेशन लगवाया है तो मास्क भी पहनना है, सैनिटाइज भी करना है अगर आपको पता लगा कि आपने कोई चीज टच की है, और सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरी फैमिली, पूरे कहीं आप